दीपू के पापा ने उसे वार्निंग दी थी कि उस पेड़ को कभी मत छूना। लेकिन फिर भी जब दीपू ने उस पेड़ पे लगे लाल धागे को छुआ, तभी उस पेड़ के ऊपर से एक आवाज आती है कि मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। और उस आवाज के 5 सेकंड बाद जो हुआ, उस चीज को दीपू आज तक भुला नहीं पाया। एक रोज दीपू अपने कॉलेज में कैंटीन में अपने दोस्तों के साथ बैठा था। उसके दोस्तों के ग्रुप में किसी ने अपने गांव की बात छेड़ दी। अब हर कोई, दीपू का जो दोस्तों का ग्रुप है उसमें से हर कोई अपने गांव के बारे में कुछ ना कुछ बता रहा था। कोई ये बोल रहा था कि गांव में मेरा बहुत बड़ा घर है, कोई उसका गांव कहाँ पे है ये बता रहा था, कोई उससे गांव में कितने खेत है वो बता रहा था। अकेला दीपू था जो कुछ बोल नहीं रहा था, बस चुप होकर सबकी बातें सुन रहा था। तभी दीपू के दोस्त के जो ग्रुप में से किसी एक ने दीपू को पूछा कि तुम्हारा कोई गांव है या नहीं, तुम कुछ बोल ही नहीं रहे हो। दीपू यहाँ पे कुछ नहीं बोलता। 1-2 सेकंड की खामोशी के बाद उठता है और कहता है कि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, मैं कल आता हूँ, कल मिलते हैं। इतना कह के वो वहां से निकल जाता है। घर पे आके उदास होके कोने में जाके बैठ जाता है। उसकी ये उदासी दीपू के मम्मी पापा देख लेते। वो उसके पास आते और बोलते कि क्या हुआ, कुछ दिक्कत है क्या, कॉलेज में किसी ने कुछ डांटा या कुछ किया। लाख बोलने के बाद दीपू कहता है कि मेरा गांव कहाँ पे, हमारा कोई गांव है कि नहीं। आज मेरे कॉलेज में हम सब दोस्त कैंटीन में बैठे थे, तब हर कोई अपने गांव के बारे में बात कर रहा था। अकेला मैं ही था जो चुप था, क्योंकि मुझे तो कुछ पता ही नहीं है आखिर कहाँ पे है हमारा गांव, और अगर है तो फिर आपने मुझे बताया क्यों नहीं। और अगर हमारा गांव है तो वहां पे हमारा कोई घर है या नहीं, हमारा भी कोई खेत है या नहीं। दीपू के लाख सवालों के बाद उसके पापा ने कहा कि हमारा एक गांव है और वहां पे दादाजी ने बहुत बड़ा घर बनाया है। अब ये सुनकर दीपू बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और गांव जाने की जिद करता है। उसकी लाख जिद करने के बाद भी दीपू के पापा मानते नहीं, लेकिन जो दीपू के मम्मी है वो कहते हैं कि जाते हैं गांव। अगर मना करेंगे तो दीपू का दिल टूट जाएगा। उसकी खुशी के लिए जाते हैं। दीपू के पापा टेंशन भरी नजरों से उसके मम्मी को देखते, लेकिन दीपू की जिद के आगे वो भी हार जाते। उन्होंने 1 हफ्ते के बाद ट्रेन की टिकट करा ली। देखते ही देखते वो दिन आ जाता है जब दीपू अपने गांव जाने वाला था। फटाफट अपना सारा कुछ सामान वो पैक करता है और अपने मम्मी पापा के साथ रेलवे स्टेशन पे टाइम पे पहुंच जाता है। जैसे ही ट्रेन आती है, सबसे पहले दीपू जाके अपनी सीट पे बैठ जाता है। वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था, बहुत ही ज़्यादा उत्साहित था कि अपने गांव जाने वाला हूँ मैं। वो भी पहली बार। उसने अपने सारे दोस्तों को कॉल करके बता दिया था कि मैं मेरे गांव जा रहा हूँ, जब मैं गांव से वापस आऊँगा तो तुम सबको मेरे गांव के बारे में बताऊँगा। तकरीबन 5 घंटे का लंबा सफ़र तय करके दीपू और उसका परिवार पहुँच जाता है उसके गाँव। आज से पहले कभी ना ही दीपू ने अपने गांव के बारे में सुना था, ना ही कभी वो किसी भी गांव में गया था। ये उसका पहला एक्सपीरियंस था। वो गांव में जैसे ही उतरता है, एंटर करता है, उसकी आंखें खुशी के मारे भर आती है, क्योंकि गांव की हवा इतनी ज़्यादा ताज़ा थी। उस हवा में घुली हुई मिट्टी की खुशबू, वहाँ पे रंग बेरंगी तितलियाँ थी, बहुत ही प्यारे प्यारे पंछी और उनकी प्यारी प्यारी आवाज़ है, गाय के गले में वो घंटी की मधुर आवाज़। ये सब चीज़ देखकर दीपू बहुत ज़्यादा खुश हो चुका था। दूर दूर तक लहराते हुए हरे भरे खेत, ये सारी चीज़ें उसे बहुत ज़्यादा नई लग रही थी। देखते ही देखते दीपू के पापा उसे उसके दादाजी के बड़े घर पे ले जाते। ये घर बहुत ही बड़ा था। उसे देखकर दीपू चौंक जाता है कि इतना बड़ा घर है दादाजी का। उस घर के बाहर बड़ा सा बगीचा था और उसी घर के सामने एक पहाड़ था और जहां से एक झरना बहता था। दीपू बहुत ज्यादा खुश था। उस दिन वो जो घर के बाहर जो बगीचा है ना, वहां पे पूरे बगीचे में घूम रहा था, पूरे बगीचे में। तभी उसके पापा की नजर दीपू पे जाती है। वो दीपू को पास बुलाते और एक चीज की वार्निंग देते, पूरे गांव में तुम कहीं भी जा सकती हो, तुम कहीं भी घूम सकते हो, लेकिन जो बगीचे में बरगद का पेड़ दिख रहा है ना, तुम उसके आसपास जाओगे
ना उसके आसपास घूमोगे भी। दीपू ने पूछा क्यों, तो उसके पप्पा ने सिर्फ इतना कहा कि गांव में ना ऐसे पेड़ों के नीचे सांप और ऐसे जहरीले कीड़े ना अपना घर बना लेते हैं। अगर तुम उस पेड़ के पास गए और शायद तुम्हें उन्होंने काटा, इस डर की वजह से मैं तुम्हें मना कर रहा हूँ। लेकिन दीपू के पप्पा के चेहरे पे खास खास दिख रहा था, साफ साफ दिख रहा था कि वो कोई तो चीज़ है जो छुपा रहे। ये बात दीपू को भी दिखी, लेकिन दीपू ने कोई जिद नहीं की कि ठीक है भाई, पप्पा ने मना किया है, नहीं जाएगी। उस दिन उस गांव में वो जो खेत है वहाँ पे घूमा। उस खेत में लगे पेड़ थे, वहाँ के फल तोड़े और खाए और थोड़े फल घर पे भी लाया। पूरे दिन बहुत मज़े किए। तभी जो दीपू का कमरा था, रात की बात है, दीपू अपने कमरे में बैठा था। वो बहुत ही ज़्यादा खुश था और खुशी के मारे तो उसे पूरे दिन की थकान होने के बावजूद नींद नहीं आ रही थी। दीपू अपने कमरे में खिड़की के पास बैठा था। उसके कमरे की खिड़की से बहुत ही प्यारी और ठंडी हवा आ रही थी। वो अपनी खिड़की के पास ना आराम से बैठा था। उसके खिड़की के बाहर जो बगीचा है वो दिख रहा था और बगीचे में लगा हुआ बरगद का पेड़। थोड़ी देर बाद दीपू महसूस करता है कि उस पेड़ के अंदर से ना कुछ चमक रहा है। 2 लाल कलर के डॉट है। ध्यान से देखने में पता चल रहा है किसी जानवर वगैरह की आंखें चमक रही हो, वैसा लग रहा है। वो घर से बाहर निकलता है और पेड़ की ओर बढ़ता है। जैसे ही वो बरगद के पेड़ की ओर बढ़ता है कि उसे उसके पप्पा की कही हुई बात याद आती है। वो वहीं पर रुक जाता है, वापस अपने कमरे में आता है। कमरे में आके वापस खिड़की के पास बैठता है। अभी भी वो जो 2 आंखें चमक रही है। दीपू ने क्या किया, अपना फोन जेब से निकाला और उस पेड़ का एक फोटो खींच लिया। उसने उसके बाद ना कुछ ध्यान नहीं दिया। वो थोड़ी देर आराम से वहीं पे बैठा और फिर सो गया। दूसरे दिन सुबह सुबह उसके घर के सामने जो पहाड़ है जहाँ से वो झरना बहता है, वहाँ पे दीपू नहाने गया और पूरे दिन वहीं पे उसने मजे किए। आखिरकार शाम को थक के वो अपने घर आता है। खाना वाना सब कुछ करते करते रात हो जाती है। रात को सेम वहीं वो खिड़की के पास आराम से बैठा था। तभी उसे याद आता है कि मैंने कल रात को इस बरगद के पेड़ की फोटो खींची थी, क्यों ना मैं सोशल मीडिया पे स्टोरी लगा दूं, मेरे दोस्तों को टैग करूँगा। जैसे ही वो अपना फ़ोन खोलता है और वो फोटो जो कल उसने क्लिक की थी पेड़ की वो देखता है, तो उसे दिखता है कि वहाँ पे कोई शेडो बैठी हुई है और ये जो 2 डॉट है, जो 2 आंखें थी, वो उसी की थी। लेकिन दीपू को साफ साफ याद था कि कल तो उसे पेड़ के ऊपर या उसके आसपास कुछ दिखा ही नहीं था। वो अपने कमरे से बाहर निकलता है और पेड़ की ओर बढ़ने लगता है। वो अभी पेड़ के एकदम नजदीक आ चुका था, एकदम नजदीक। जैसे ही वो पेड़ के नजदीक पहुंचा, वहां से कोई ना गंदी सड़ी हुई बदबू आने लगी। ये बदबू वो सहन नहीं कर पाया। वो वापस अपने कमरे की ओर निकल पड़ा। जैसे ही वो अपने कमरे की ओर आया, उसने पीछे मुड़कर देखा, तब उसे महसूस हुआ कि पेड़ के पीछे से छुपकर कोई उसे देख रहा है। वो उसे देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। उसे लगा कोई चोर वगैरह होगा। वो पेड़ के पीछे जाते हैं, लेकिन वहां पे कोई नहीं था। उसने पेड़ का पूरा एक चक्कर मारा, कोई नहीं था। उसने आसपास नजर घुमाई, कोई भी नहीं था। तभी उसकी नजर पेड़ पर बंधे हुए उस लाल धागे पर जाती है, जो उस पेड़ पे ना कई बार लपेटा गया था। वो वहां पे जाता है, उसे हाथ लगाता है। जैसे ही उस धागे को हाथ लगाता है, ऊपर पेड़ की जो पत्तियां है वहां पे कुछ हलचल होने लगती है, मानो कोई वहां पे बैठा है। जैसे ही दीपू की नजर ऊपर जाती है, वो देखता है कि ऊपर पेड़ पे कोई आदमी बैठा है, बहुत ही डरावना। उसने धोती पहनी हुई है और दीपू की ओर एकटक देखकर भयानक आवाज में और बड़ी डरावनी सी स्माइल देकर, हंसी देकर दीपू से कहता है कि आखिरकार आ ही गए तुम, बहुत बड़े हो गए हो, बहुत देर कर दिया आने में और अब तुम्हें मैं जाने नहीं दूंगा। उसकी डरावनी आवाज सुनकर और उसका डरावना चेहरा देखकर दीपू इतना ज्यादा डर जाता है कि उसकी आवाज गले में अटक जाती है। वो चिल्लाने की कोशिश करता है, लेकिन चिल्ला नहीं पाता है। जब वो वहां से भागने की कोशिश करता है, तभी उसी बरगद के पेड़ की एक जड़ ने दीपू का पैर कस के पकड़ लिया। दीपू डर के मारे वहीं पे बेहोश हो जाता है। सुबह होती है,
दीपू के पापा घर से बाहर निकलते तब वो देखते कि दीपू बरगद के पेड़ के नीचे बेहोश पड़ा है। वो फटाफट जाते, दीपू को उठाते और घर में लाते। उसके मुंह पे थोड़े पानी के छींटे मारते। दीपू होश में आता है और होश में आके ना एकदम डर के मारे सहम जाता है। उसके पप्पा ने उसे एक गिलास पानी पी के उसे शांत कराया और कहा कि मैंने तुम्हें मना किया था वहां मत जाना, फिर भी तुम वहां पे क्यों गए। तब दीपू डरते डरते, सहमते सहमते सारी बात बताता कि कल रात मैंने वहां पे ऐसा ऐसा देखा और जो उसने फोटो क्लिक की थी पेड़ की वो भी दिखाई। और कहा कि ये सब क्या हो रहा है, ये सब हमारे घर में क्या है, आखिर वहां पे वो आदमी कौन था। पहले दीपू के पप्पा ने ना किया कि मैं नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन जब दीपू ने ये कहा कि मैं मम्मी को बताऊंगा, तब उसके पप्पा दीपू को बहुत ही ज्यादा डरावनी बात बताते हैं। वो बताते हैं कि उस पेड़ पे तुम्हारे दादाजी के बड़े भाई की आत्मा को बांधा गया है। बहुत साल पहले तुम्हारे दादाजी ने मेहनत करके इस घर को खड़ा किया, लेकिन उनके जो बड़े भाई थे वो हमेशा जुए और सट्टे में पड़े रहते और नशे में धूत रहते। वो कोई काम नहीं करते, हमेशा नशे की लत में रहते। उनकी नज़र दादाजी के इस घर पे थी और दादाजी को मालूम पड़ा कि उनके बड़े भाई ने जुए में अपना घर लगाया है। उस दिन से दादाजी ने उनको इस घर से निकाल दिया था। बहुत दिनों बाद सुनने में आता है कि नशे की हालत में जो वो झरना बह रहा है उसके किनारे खड़े थे, लेकिन वो इतने ज़्यादा नशे में थे कि पैर फिसल कर उस झरने में गिर जाते और डूब कर उनकी वहीं पे मौत हो जाती है। लेकिन उनके मरने के बाद उनकी आत्मा को मोक्ष नहीं मिलता, उनकी आत्मा प्रेत बन जाती है। वो प्रेत बनकर इस घर में जो भी रहता उन सबको परेशान कर दी। तभी तुम्हारे दादाजी ने, जो हमारे कुल गुरु है पंडित जी, उनके साथ मिलकर अपने बड़े भाई की आत्मा को इस पेड़ के साथ हमेशा के लिए बांध दिया और कैद कर दिया। वो उस पेड़ के बाहर कभी नहीं आ सकते, वो वहीं पे बंधे हुए हैं। लेकिन तब तक जब तक हमारे ही परिवार का कोई सदस्य उस पेड़ पे बंधा लाल धागा है उसे निकाल ना दे। जिस दिन हमारे परिवार के किसी भी सदस्य ने उस पेड़ पे बंधे लाल धागे को निकाल दिया, उस दिन के बाद वो आत्मा आजाद हो जाएगी और सबको परेशान करेगी। दीपू ये चीज सुनकर बहुत ज्यादा डर जाता है, लेकिन एक सवाल करता है कि आखिर जब उनकी आत्मा को वहां बांध दिया गया था फिर भी ये घर इतना खाली क्यों है। तो दीपू के पापा कहते हैं कि उनकी आत्मा को वहां बांध तो दिया, लेकिन उसके बाद ना रोज रात वो बड़ी डरावनी आवाज में रोते, चीखते चिल्लाते, तो जो भी इस घर में रहता वो सारे के सारे डर जाते। आखिरकार तंग आकर तुम्हारे दादाजी शहर आ जाते हैं और तब से हम लोग वहीं पे रह रहे हैं। दीपू ये सब चीज सुनकर ना डर जाता और कहता है कि मैं यहाँ नहीं रह सकता, मुझे घर ले चलो। उसके पापा उसी दिन ट्रेन की टिकट करवाते। दूसरे दिन सुबह जल्दी दीपू और उसके मम्मी पापा गांव से अपने घर शहर वापस आने के लिए निकल पड़ते। लेकिन जब दीपू आखिरी बार पीछे मुड़कर उस घर को और उस बगीचे में लगे पेड़ को देखता है, तब उस पेड़ की टहनियां अपने आप हिल रही थी, मानो अभी भी दीपू को अपने पास बुला रही हो।